हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है दोस्तों कि हम मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ाई करेंगे, जिसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के दो छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं। अब यानी आज का लेक्चर कैसा है कि हमने इससे पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर लिए हैं और उन एफर्ट्स को अब बस हमें समझने की देरी है। यानी कल के एक्सप्रेशन तक हम कहाँ पे आए थे? हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया था, हमने टॉर्क भी पढ़ लिया था जिसमें हमने टॉर्क के वैल्यू निकाल ली थी, जिसे मैं यहाँ पे एक बार अंडरलाइन कर लेता हूँ। और वैल्यू हमारे पास आ गई थी टॉर्क इज इक्वल्स टू एन बी आई ए साइन थीटा आ गया था हमारे पास। तो हम यहाँ तक आ गए थे और टॉर्क को हम ऐसा भी लिख सकते थे, टॉर्क इज इक्वल्स टू एन बी आई ए। ओके, तो इस तक आने के बाद जो हमारे पास 11th में एक टॉपिक था जिसे हम कहते थे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्मॉल एम, तो उसे अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये एक छोटा सा कंसेप्ट और छोटा सा क्वेश्चन हमें पूछा गया था जो हम आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन है और 2 मार्क के लिए पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी उससे आसान टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, इसलिए उसको वेक्टर फॉर्मेट में एक्सप्लेन करने की भी जरूरत पड़ती नहीं है। तो एक बार देख लीजिए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लैंग्वेज में हमें क्या डिफाइन करनी है, टॉर्क यहां पे डिफाइन करनी है। ओके बेटा, तो हम एक्सप्लेन करने को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन कैसा आएगा, मैंने क्वेश्चन भी लिख लिया है। क्वेश्चन कैसा है, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखना है दोस्तों। तो एक बार उसे देखना शुरू करते हैं। तो आप सबको एक बार गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। और बेटा हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर जिसमें सिर्फ हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही हमारा काम है कि हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला अगर याद होगा तो हमारा पूरा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या कंसीडर की है, मैग्नीट्यूड कंसीडर की है। स्मॉल एम इज इक्वल्स टू एन आई ए, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ए इज एरिया ऑफ कॉइल एंड आई इज करंट। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो देखिए, हमने ऐसी डायग्राम हम निकालते थे कि इस डायरेक्शन के ऊपर अगर जाएगा तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मतलब होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉइल इट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज इलेक्ट्रिक करंट एंड ए इट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो स्मॉल एम इज इक्वल्स टू एन आई बन गया। इसको अगर टॉर्क में रखना है तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू एन बी आई ए साइन थीटा। याद आया, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, वैसे तो बी आई ही होता है लेकिन एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज मैग्नेटिक इंडक्शन, आई इज इलेक्ट्रिक करंट, ए इज एरिया, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहाँ का थीटा जो होता है इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एन बी आई ए साइन थीटा। अब देखिए हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में रख दिया सिर्फ। तो एन आई ए इसके बदले क्या लिखते आता है, एम स्मॉल एम, वेयर स्मॉल एम क्या है बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो हमारा इक्वेशन 2 जो है वो बन जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई ए के बदले हमने क्या लिख लिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इट बिकम्स एम बी साइन थीटा। साइन थीटा इंडिकेट करता है वेक्टर, तो टॉर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एम वेक्टर क्रॉस B vector, B is magnetic induction, where small m it is given by magnetic dipole moment। समझ में आ रहा है आपको? तो एक छोटा सा एग्जांपल वो था कि जिसमें हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्सप्लेन कर लिया था। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक आसान कंसेप्ट है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट पर्टिकुलर कॉइल, और उसे हमने कहां पे इंट्रोड्यूस कर लिया, टॉर्क में इंट्रोड्यूस कर लिया। हो गया बेटा? तो एग्जाम में अगर आएगा तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं और बिल्कुल भी टेंशन ना लेते हुए हमें सबने क्या करना है, इसे लिखना है। एक बार हमने क्या कर लिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला कर लिया, दैट इज एन आई। यहाँ पे भी एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, बेसिकली वो आई ए ही होता है बट एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। और
डिफ्लेक्शन का टॉर्क भी हमने क्या लिख लिया, एन बी आई साइन थीटा। साइन थीटा इंडिकेट करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट उसमें है। तो एन बी आई एंड एन आई, इनको रिप्लेसमेंट में स्मॉल एम हमें मिल गया। हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज का है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बढ़ते बेटा, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, बताते रहिए, लाइक बटन को दबाते रहिए कि समझ में आ रहा है, ताकि हम आगे बढ़ सके। तो चलिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना कैसे है समझ लेते हैं पहले एक बार। तो दोस्तों अब देखते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल होता क्या है कि मैग्नेटिक डायपोल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया, समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और इसके अंदर हमने वही मैग्नेटिक डायपोल रख दिया, तो उस डायपोल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। दो बातें क्लियर करेंगे दोस्तों। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कौन सी क्वांटिटी रहेगी, स्केलर क्वांटिटी रहेगी, और पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए निगेटिव साइन भी रहेगा। क्यों निगेटिव साइन रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपको ग्रेविटेशन की भी पता है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी पता है, पोटेंशियल एनर्जीज आर ऑलवेज नेगेटिव। ओके, तो मैग्नेटिक डायपोल समझ लीजिए m है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है b, और एक डायपोल m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का उसके अंदर आ गया, तो उसका जो मैग्नेटिक पोटेंशियल हमें लिखना पड़ता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखनी पड़ती है, वो हम लिखते हैं u वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m डॉट b। अब ये फॉर्मूला है m डॉट b, वेयर m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड b इज मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। अब डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कौन सा थीटा बनेगा, यूज कॉस थीटा बनेगा। ओके, एंड निगेटिव साइन क्या शो करता है, निगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल एनर्जी इट इज ऑलवेज नेगेटिव एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इनके केसेस भी बनेंगे दोस्तों। अब आपको एक बार समझ लेना चाहिए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन क्या है। समझ लीजिए ये हमारे पास एक फील्ड है, ये बोर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है, इस मोबाइल के जरिए एक कॉइल है जो यहाँ पे आ जाती है। अब इस कॉइल में क्या घूम रहा है, करंट घूम रहा है। अब यहाँ पे करंट मूव हो रहा है। अगर करंट मूव हो रहा है तो करंट मूव होते होते इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी क्रिएट हुआ और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा और एनर्जी भी तो लगेगी। तो एनर्जी कितनी तैयार होगी, तो दैट इज द स्ट्रक्चर, दैट इज माइनस ऑफ एम बी, एम डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कौन सा प्रोडक्ट लिख लिया, कॉस प्रोडक्ट लिख लिया, कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। अब इनके तीन केसेस बन जाते हैं, आसान केसेस बनेंगे। देखिए अगर ये दो एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल, यानी एम और बी कैसे एक दूसरे को पैरेलल है, तो पैरेलल है तो एंगल कितना है दोनों का, जीरो। एंगल कितना है, जीरो, तो वैल्यू क्या बनी, u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। अगर कॉस जीरो की वैल्यू 1 है तो u की वैल्यू कितनी बन गई, माइनस एम बी। माइनस एम बी यानी कैसा बन गया, माइनस साइन है इसलिए कैसी, मिनिमम। अगर समझ में, माइनस साइन है इसलिए एनर्जी कैसी बनेगी, मिनिमम। अगर m और b एक डायरेक्शन में है तो एनर्जी मिनिमम है। फोर्स मैक्सिमम हो सकता है लेकिन एनर्जी कैसी है, मिनिमम। अगर दोनों 90 डिग्रीज पे है, cos 90 कितना बन जाता है, जीरो। cos 90 कितना बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो cos 90 जीरो, तो वहां की एनर्जी वो भी कितनी हो जाएगी, जीरो। मिनिमम अलग है, जीरो अलग है। ओके, इन ऐसे डायरेक्शन में cos 90 कितना होता है, जीरो हो जाता है। और तीसरी बात, जब मैक्सिमम की बारी आती है, यानी कैसे एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट होता है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल यानी क्या, एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, एक वेक्टर नीचे आ रहा है, यानी इसमें एंगल कितना बन गया है, 180 डिग्रीज। अब 180 cos 180 इज -1, cos 180 कितना है, -1 है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और वैल्यू हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस एम बी, जो कैसी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तीन स्पेशल केसेस लिखने को एक बार एग्जाम में आ भी गई है। ओके, तो हमें इनको समझ लेना चाहिए कि कब मिनिमम है, कब जीरो है। जीरो की कंडीशन टेक्स्ट बुक में लिखना भूल गए हैं शायद से, कब जीरो है और कब एंटी पैरेलल है। इन तीनों को हमें क्या करना है, यूज करना है। और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ एम डॉट बी।
ओके, पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यों होती है हमेशा? बिकॉज इट इज ऑलवेज टाइड टू द स्ट्रक्चर। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव उसको अगर यूज करना है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती रहेगी, इसलिए वो हमेशा कैसी होती है? निगेटिव होती है। समझ में आ गया बेटा? दिस इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा चैप्टर का। इसके अगला हम बायोट-सावर्ट लॉ एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस थे जो हमें कंप्लीट करने ही थे, इसलिए मैंने आज का ये लेक्चर इन 2 क्वेश्चंस पे क्या कर लिया था? कॉन्सेंट्रेट कर लिया था। बेटा आपको पढ़ते रहना है। आप सबको एक अपील भी है कि आज जिसको जिसको चैनल को इकोनॉमिकली हेल्प करनी है वो इकोनॉमिकली हेल्प भी कर सकते हैं। नंबर आप बहुत लोगों के पास है, यू कैन फोन पे मी एनीथिंग अमाउंट, कोई भी अमाउंट आपको जो पसंद हो, यू कैन पे मी, यू कैन हेल्प मी। और हम चैनल को पढ़ाते रहेंगे, आप भी पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए बेटा। मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।